हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। राइट। गुड मॉर्निंग साक्षी, एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है। राधे राधे गुड्डू, गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग कोमल। आई एम फाइन जोया एंड यू। चलिए, तो कल का शायद आप लोगों का एक कंफ्यूजन था कि सर अंबेडकर महाराष्ट्र या एमपी क्या है क्या नहीं है, उनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा भी करेंगे, देखेंगे। ओके, तो आज हम लोगों को किनके बारे में पढ़ना है, जेपी नारायण। चलिए आ जाइए सभी लोग, फिर उससे जो आपका कंफ्यूजन है उसे दूर करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग अंजलि। चलिए, जय श्री कृष्णा करिश्मा, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग विश्वजीत। आई एम फाइन विश्वजीत, मैं बढ़िया हूँ, और आप कैसे हैं। ओके गुड। चलिए 2 मिनट वेट करेंगे सबका आने का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कल हम लोगों ने अंबेडकर के बारे में पढ़ा था, और अंबेडकर का कहीं महाराष्ट्र दिया है और कहीं एमपी दिया है। ओके, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत। ओके, जब ब्रिटिश काल का ये मध्य प्रांत में इनका जन्म हुआ था। महू दिया है, महू कहीं कहीं दिया है, और कहीं कहीं महार जाति दिया है। ओके, तो मैंने कल कई पुस्तक में देखा, जैसे त्रिपाठी प्रकाश मणि, उसमें भी देखा, और मैंने नेट पर भी सर्च किया, तो वहाँ मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत दे रहे हैं, ब्रिटिश काल के टाइम का मध्य प्रांत के बारे में देते हैं, और कहीं एमपी देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें ये कंफ्यूजन है कि कुछ पुस्तक में मैंने महाराष्ट्र और कहीं में एमपी देखा है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, एनटीए ने किस क्वेश्चन को सही माना है, किस आंसर को सही माना है, एमपी को या महाराष्ट्र को, तो उससे पता हमें क्लियर एकदम पता चल जाएगा। ओके, एनटीए के अनुसार। ठीक, लेकिन आप लोग मानिएगा मध्य प्रदेश ही, ठीक है, मध्य प्रदेश के महू में जब तक हम लोग महाराष्ट्र नहीं आ जाते, क्योंकि मैंने भी कई जगह एमपी ही देखा है। ठीक, चलिए, यस, निवासी महाराष्ट्र के थे। ठीक है, अधिकतर होगा उसका मध्य प्रदेश ही होगा, क्योंकि ब्रिटिश राज्य में मध्य प्रांत था फिर, लेकिन वो जब ब्रिटिश के बाद वर्तमान में उसे महाराष्ट्र बताया गया, पूना, नागपुर। ओके, हाँ पता वहीं का है। गुड मॉर्निंग चिंकी। ठीक है, क्योंकि वहां नागपुर भी दिया है, तो जब तक हम पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक आप मानिएगा महाराष्ट्र मानिएगा, या फिर इसको थोड़ा डाउट में रखिएगा। मैं आपको एकदम सटीक जो जानकारी होगी वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अधिकतर होगा उसका महाराष्ट्र। ओके, चलिए, क्लियर हुआ ये डाउट। 25-26 के बाद इसे हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, चलिए, तो अब हम लोग अपने आगे के सेशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जेपी नारायण के बारे में। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट ले लेते हैं। सुबह की घड़ी आपको दिख रही होगी, और आप लोग हो सकता है अभी सो के उठे हों कई लोग, और कई लोग पहले से जाग रहे हों। ठीक है, क्योंकि कई लोग सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में नहीं आए थे। चलिए, तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि नसीब
बदलेगा वक्त से लड़कर, जो नसीब बदलता है वो इंसान अपनी तकदीर बदलता है, और जो ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा तो वो अपनी तस्वीर बदलता है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेपी नारायण के बारे में, इनकी संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट क्या है। एमपी या महाराष्ट्र में से एक आए तो आंसर, दोनों आएंगे तो फिर आप महाराष्ट्र करिएगा अधिकतर, ओके, क्योंकि नागपुर दिया गया है। चलिए, गुड मॉर्निंग साहब हुसैन। और पहली बात, दोनों आएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक एनटीए फिलहाल ऐसा तो करेगा नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूजन है, ठीक है, ओके। नहीं तो फिर क्वेश्चन में वो कहीं खेलेगा आपके साथ, तभी वो दोनों दे सकता है, ओके। चलिए, तो जेपी नारायण के बारे में थोड़ा हम लोग परिचय देख लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। संपूर्ण क्रांति का विचार इनका क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे, ओके। इनकी कुछ पुस्तकें इंपोर्टेंट, जैसे नेशन बिल्डिंग इन इंडिया प्रेजेंट डायरी 1975 और पब्लिश ये हुई थी 1977। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमी टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, भाई सोशलिज्म अर्थात समाजवाद ही क्यों, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, ये आर्टिकल था इनका। सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, ये भी इनका है। अ प्लेग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारी इनकी पुस्तक हैं, इनको आपको याद करना है। एज इट इज याद करिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्र इंग्लिश में ही याद करेंगे, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं इनका कुछ परिचय देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्हें लोक नायक भी कहा जाता है। जेपी नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, या भारतीय समाजवाद के एक प्रमुख लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 बिहार में हुआ था, और इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने मार्क्सवादी प्रवचन का विकसित किया। देखिए, जिस थिंकर ने, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न, जिसने भी मार्क्स को पढ़ा है वो मार्क्स से प्रभावित हुआ है, ओके, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ इनके कुछ जीवन के सॉरी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण स्टेज हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। 1929 में भारत लौट आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए थे। कहाँ से? अमेरिका से, ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं। फिर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं। कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं। फिर 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं और 1956 में छोड़ देते हैं। फिर 1977 में जनता पार्टी बनाते हैं, ओके। तो इनकी कुछ ये इम्पोर्टेंट स्टेज हैं, इनके जीवन के कुछ चरण हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से असेसन रीजन बना देते हैं। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस के अंदर बनाई थी, क्योंकि ये समाजवादी थे, तो ऐसे पूछ सकते हैं असेसन रीजन, ओके। गुड मॉर्निंग पंकज, ये चीजें याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनकी राजनीतिक यात्रा देख लेते हैं। सेम वही जो हमने आपको स्टेप बताए, वो एकदम छोटे छोटे हैं, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, वो भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन राजनीतिक यात्रा इनकी कैसे स्टार्ट होती है। 1929 में जैसे ही वो भारत आते हैं अमेरिका से, बर्कले विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद, तब वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, क्योंकि भारत उस समय स्वतंत्र भी नहीं था और स्वतंत्र कराना था। तो इनके जो विचार थे ये मार्क्स से भी प्रभावित थे। मार्क्स से जब प्रभावित कोई भी विचारक हो तो कहीं ना कहीं क्रांति की तो बात करेगा ही, है ना। तो जब ये कांग्रेस में शामिल हुए तब इन्होंने कहा ये रास्ता मिल जाएगा कांग्रेस से, भाई देश को स्वतंत्र कैसे कराया है। तो कांग्रेस में शामिल होते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के तहत ही भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। अब कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने आज़ादी के लिए कि भाई अब रेवोल्यूशन तो करेंगे, क्रांति करेंगे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। लेकिन बाद में भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस के विरोध में एक अलग सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया। कांग्रेस के अंदर भी दो प्रकार के लोग थे, एक क्रांति मानते थे और एक आराम से निवेदन करते, ठीक है।
लेकिन जब भारत देश की आज़ादी हुई तब इन दोनों में विरोध हुआ, तब इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस के विरोध में एक अलग सोशलिस्ट पार्टी बना ली। सोशलिस्ट पार्टी बनने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी का अनुसरण किया एवं भारत में सक्रिय भूमिका निभाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन चलाए, एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत चलाए। ओके, ये गर्म दल के नेता थे, संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं। ओके, चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब एकदम से क्रांति की बात नहीं करते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण 1932 में इन्हें कैद किया जाता है और रिहाई के बाद वो कांग्रेस के तहत भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लेते हैं। तब भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कांग्रेस की तौर में एक अलग सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई। फिर क्या होता है, उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, पार्टी के बाद उन्हें पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं। फिर आते हैं वो खुद को सर्वोदय के लिए समर्पित करते हैं, सर्वोदय अर्थात सबका उदय के लिए वो समर्थन करते हैं। और आंदोलन विनोबा भावे के नेतृत्व में एवं गांधी के दर्शन पर आधारित है, जिसमें सबका क्या होगा कि भाई सबके लोगों सभी लोगों के लिए उदय के लिए जो लोग थे, जैसे मान लीजिएगा जिनके पास जमीन नहीं थी, तो विनोबा भावे ने कहा था कि भाई भूदान हम लोग थोड़ा बहुत आंदोलन चलाएंगे, राइट। ये सारी चीजें रही थी, है ना। तो सर्वोदय में जिनके पास जमीन ज्यादा थी वो थोड़ा जमीन का हिस्सा 1/3 या फिर जो उनके पास बंजर भूमि है तो उसे वो गरीबों को दान कर दें। ओके, क्लियर यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है। विश्वजीत 1977 में ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी। यस, यही जनता पार्टी है ना वो। चलिए, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम और गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए उनके अमूल्य योगदान रहे और 1999 में मरणोपरांत उनको सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार प्रदान किया। जब वो मरने के बाद उनको सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसे भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो 1999 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया एवं 1956 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, याद रखिए 1965, सॉरी। देखिए मार्क्स, गांधी, सबके इनके विचार सबके मिक्स रहते हैं इनमें। ओके, चलिए, समाजवादी भी हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका जो वो है मान लीजिए विचार जो आप कह रहे हैं कि मार्क्सवादी हैं, गांधीवादी हैं, ये ऐसे कुछ नहीं, ये लोकतांत्रिक समाजवादी है। ओके, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है इनका। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है उसे थोड़ा समझिएगा। ओके साक्षी, लोकतंत्र की उनकी अवधारणा समाजवाद एवं सामाजिक क्रांति के दर्शन को जोड़ती है। ये समाजवाद भी रहेगा और क्रांति भी करेगा, ठीक है, मिक्स है उनका। ओके, समाजवाद के लिए लोकतांत्रिक रूप की वकालत करते हैं, मतलब एक लोकतांत्रिक सभी का साथ के लिए और जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा। ओके, तो अब कैसा है इनका विचार, लोकतांत्रिक समाजवाद। ओके, ये चीजें याद रखिएगा। सर दोनों के विचार शामिल हैं इसलिए पूछ रहे हैं। यस, इसलिए इनको लोकतांत्रिक समाजवादी कहा जाता है। ओके, भारतीय संस्कृति के अनुरूप रहेगा, जो लोकतंत्र रहेगा मतलब जो भारत की संस्कृति है उसके अनुसार रहेगा, उनके लोगों के अनुसार रहेगा, जिससे कि उनकी संस्कृति की वो ना हो, आलोचना ना हो या उसे दबा कुचला ना दिया जाए। उन्होंने कुछ कार्यक्रमों को प्रतिपादित किया है, उनमें से निम्न उद्देश्य उनके क्या है, तो किस पार्टी में किए हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मंच जो था उसमें उन्होंने किया है। नंबर 1 देख लेते हैं। सभी शक्तियों का जनता को हस्तांतरण होगा, जनता के पास सारी शक्तियां होंगी और आर्थिक विकास को राज्य द्वारा नियंत्रित या नियोजित किया जाएगा। तो उन्होंने कहा जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके पास रहेंगी, जनता के पास। राज्य का सिर्फ काम क्या होगा, स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करेगा। ओके, आर्थिक विकास के लिए।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, आर्थिक विकास। ओके, गुड मॉर्निंग निर्मला, लेट हो गए आप। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी जनता के पास लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो जनता के अनुसार या मान लीजिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप कैसे होगा, तो उन्होंने बताया है कि सभी शक्तियां जनता को हस्तांतरण होंगी और राज्य सिर्फ क्या करेगा, आर्थिक विकास को ध्यान रखेगा, उसको नियंत्रित करेगा। ओके, अगला पॉइंट है उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, जिसमें क्या होगा, अर्थव्यवस्था को असंगठित क्षेत्र में ऋण के वितरण के साथ साथ प्रमुख उद्योग, बैंक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं शामिल होंगी। उत्पादन के साधनों का समाजीकरण मतलब समाज में सभी लोग उत्पादन के साधनों का उपयोग करेंगे। ओके, सभी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उपभोग करेंगे चीजों का और क्षमता के अनुसार काम करेंगे, इसे ही हम लोग समाजवाद कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट, जमींदारों का उन्मूलन एवं सहकारी खेती के लिए किसानों का भूमि का वितरण। जमींदारों का उन्मूलन, सहकारी खेती मतलब सभी लोग आपस में खेती करेंगे, है ना, और उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आप में थोड़ा थोड़ा, जो भी आपके हिस्से में पड़ता है। ओके, तो याद रखिएगा ये किसके समर्थक हैं, सहकारी खेती, जमींदारों का उन्मूलन, है ना, एलिमिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उनको समाप्त करना जमींदारों को, मतलब सभी लोग खेती करिए। ओके, और उत्पादन के साधनों का समाजीकरण होगा, ऋण के वितरण के साथ साथ प्रमुख उद्योग, बैंक एवं सार्वजनिक उपयोगिता को भी शामिल करते हैं, ये सारी चीजें हैं। अगला पॉइंट है वयस्क मताधिकार एवं राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, कोई भी भेदभाव नहीं, जाति, लिंग, रंग, भाषा, संस्कृति, ये किसी भी प्रकार की नहीं। ओके, और वयस्क मताधिकार के बारे में बात करते हैं, तो जो मतदाता हैं, वयस्क हो चुके हैं, उनको सभी को मतदान देने का अधिकार है। ओके, क्लियर यहाँ तक? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। मनीषा, क्लास आए हैं आप कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उनका एक बहुत अच्छा लेख है, एक आर्टिकल है बहुत अच्छा, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, 1946 में लिखा है, और इसमें उन्होंने समाजवाद की तस्वीर के बारे में बात करते हैं। तो समाजवाद कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने कहा ग्राम पंचायत सहकारी खेती करें, सभी लोग आपस में मिलजुल कर खेती करें, मतलब मान लीजिएगा किसी के पास कोई साधन है तो यूज कर ले सभी लोग मिल बांट कर। ओके, अगला पॉइंट है समुदाय को बड़े पैमाने के उद्योग का प्रबंधन करना चाहिए। समुदाय, एक आपकी जो कम्युनिटी है, वो बड़े बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनका प्रबंधन, उनका मैनेज करना चाहिए। ओके, अगला, उत्पादन के सहयोग से लघु उद्योगों को संगठित किया जाना चाहिए। जो जितने भी एक छोटे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एरिया जो है, उनको संगठित करना चाहिए कि भाई आप भी रहें, ये नहीं कि बड़े उत्पाद करने जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया लगा दिए हैं, तो छोटे छोटे खत्म कर दें, ऐसा नहीं, बड़े भी लगाइए, छोटे का भी सहयोग कीजिए, ये बात इन्होंने की है। अगला, एक राज्य को सीमित भूमिका के साथ लोकतांत्रिक रूप में या लोकतांत्रिक रूप से कार्य करना चाहिए, मतलब एक राज्य है उसे लोकतांत्रिक रूप से, मतलब जनता सर्वोपरि है। ओके, इस भावना से उसे काम करना चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब राष्ट्र को एक चीज याद देख लीजिए, राज्य सीमित भूमिका निभाएगा, अर्थात राष्ट्र या राज्य कैसा होगा, राज्य निजी जीवन में आपका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओके, नो इंटरवेंशन इन योर प्राइवेट लाइफ। ओके,
3 नंबर, उत्पादन के सहयोग से लघु उद्योगों को संगठित किया जाना चाहिए। यस, चलिए विस्तृत तीसरा हम लोग देख लेते हैं। श्रमिक, जितने भी श्रमिक होंगे वो सभी मालिक होंगे। ओके, सभी मालिक होंगे और सभी सहयोग कर रहे होंगे, अर्थात उत्पादन के सहयोगों से लघु उद्योगों को संगठित किया जाना चाहिए। जो बड़े बड़े फैक्ट्री एरिया है, जो छोटे छोटे लघु हैं, उनको भी संगठित, उनको आपस में लेके चलना चाहिए। जितने भी उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं उद्योगों में, उन सबको मालिक समझना चाहिए, या वो सब अपने आप को मालिक समझें, क्योंकि इसी से सहयोग बनेगा। फिर लोग क्या करेंगे कि ये अपना काम है, उस भावना से काम करेंगे। ओके, क्लियर विश्वजीत ये पॉइंट? तो अब कहीं ना कहीं लोहिया क्या करते हैं, छोटी मशीनों का भी सपोर्ट करते हैं, बड़ी मशीनों का भी सपोर्ट करते हैं। और जब हमने गांधी को पढ़ा था, सॉरी नारायण जी करते हैं, छोटी एवं बड़ी मशीनों दोनों का समर्थन करते हैं। जब हमने गांधी को पढ़ा था तो गांधी क्या कहते थे, कुटीर उद्योग सही है, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी बड़ी मशीनों का समर्थन नहीं करते हैं गांधी। ओके, याद रखिए। क्लियर ये पॉइंट? ये दोनों मशीनों का प्रयोग करते हैं, लार्ज एवं स्मॉल दोनों। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सहकारी समितियों और समुदाय द्वारा उद्योग के स्वामित्व की वकालत करने की मांग की, ताकि राज्य और उद्योग रोजगार में एकाधिकार प्राप्त करने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां एवं समुदाय द्वारा उद्योगों का स्वामित्व, मतलब एक कम्युनिटी द्वारा, सभी के द्वारा उद्योगों का स्वामित्व, सभी को उद्योग में अपनी अपनी हिस्सेदारी, या फिर मान लीजिएगा सभी लोग उसे ये समझे सब उसके मालिक हैं। तो ये हमने क्यों किया और सहकारी समितियों को क्यों डेवलप किया? क्योंकि राज्य का, मान लीजिएगा राज्य को उद्योग एवं रोजगार में एकाधिकार प्राप्त करने से रोका जा सके। मतलब कि जो स्टेट होगा उसमें क्या होगा कि वो निरंकुश ना हो जाए, इसलिए उसका एकाधिकार, उसमें जो कुछ लोग ही रह रहे हैं उनके अंडर ना काम करना पड़े। ओके, क्लियर? मशीन व्यक्ति का फायदा हो तो अच्छा बताते हैं। कौन? गांधी? गांधी जी भी लारी मशीन का सपोर्ट करते थे, बट वो मशीन में ज्यादा लेबर, यस, बड़ी मशीन का वो सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने कहा तभी आवश्यक है और तभी अच्छी है जब उससे लोगों को रोजगार मिल सके। ओके उर्दू, ये चीज मैंने आपको बताई है, गांधी को पढ़ा है। चलिए, क्लियर यहाँ तक? अगला पॉइंट है, उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अर्थात खत्म करने के लिए बात की है, और एक भारतीय लोकतांत्रिक राज्य में सहकारी खेती एवं उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और भिन्न भूमि सुधारों की वकालत की है। सहकारी के बारे में मतलब सभी लोग आपस में मिलजुल कर खेती करेंगे, और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होगा एवं भूमि सुधारों की वकालत होगी। मतलब जो भूमि में सुधार करने हैं, जैसे मान लीजिए पहले जमींदार ज्यादा टैक्स लेते थे, तो इससे क्या होगा, लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो तो गरीब ही होते जाएंगे, राइट? तो उन्होंने कहा कि भूमि सुधार, सहकारी खेती एवं राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। ओके, अगला पॉइंट है, भारत के लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की है। डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब गांव अपने स्तर पर काम करेगा, शहर अपने स्तर पर, गांव की जो परिस्थितियां समस्याएं होंगी वो उसी स्तर पर सॉर्ट आउट की जाएंगी। ये नहीं कि पहले जाएगा केंद्र में फिर वहां से आएगा कि आप ऐसे करिए। तो भाई हमें ये बताइए, उन्होंने कहा कि जिस स्तर की समस्याएं हैं वहां अच्छे से उन्हें समझा जा सकता है और वहीं उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। कोई चार दीवारी कमरे में बैठकर उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। ओके, अब आता है सर्वोदय। सर्वोदय पर उनका कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वोदय जैसे हमने आपको बताया था, सबका उदय, इसे कहते हैं हम सर्वोदय। तो सर्वोदय की उनकी अवधारणा समाजवाद के साथ सहभागी लोकतंत्र को कायम करती है। एक सहभागी मतलब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं ये। ओके, तो मतलब सभी लोग लोकतंत्र एवं राजनीति में सहभाग करें। क्लियर? यस, सबका उदय।
अगला पॉइंट आता है सामाजिक रूप से सर्वोदय, समावेशी, समतावादी और समतावाद पर आधारित। समतावाद मैंने आपको बताया था इक्वालिटी होती है, इक्विटी होती है, सॉरी, इक्वालिटी समानता होती है और इक्विटी समता होती है। समता मीन्स होता है सभी को कुछ कुछ दे दिया जाएगा जिससे कि वो सभी लोग समान हो जाए। ओके, और समानता में सबको सारी चीजें दी जाती हैं। इक्विटी में क्या होता है, जो नीचे है उसको थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा, जो ऊपर है उससे थोड़ा ले लिया जाएगा, हो सकता है दे दिया जाए, ये चीजें रहती हैं। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है ना, पंचायत चुनाव। यस यस, वेरी गुड विस्टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समतावाद पर आधारित नागरिकों को समुदाय एवं राजनीतिक रूप से यह विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और पंचायती राज और नीचे से स्वराज। तो इन्होंने इसके बारे में भी बात की है, इसको हम लोग आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उन्होंने सत्ता की राजनीति को राजनीतिक सहयोग से बदलने की बात की। सत्ता, एक जो पावर की राजनीति है उसके बारे में ये इन्होंने बात की है कि जो पावर की राजनीति है, जैसे मान लीजिएगा आज के समय में, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उसे सहयोग में बदलने की मांग की है। तो अगर देखा जाए तो पहले की जो राजनीति थी वो सत्ता की थी, सत्ता अर्थात पावर प्राप्त करने की बात थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं सहयोग की है। जैसे मान लीजिएगा मोदी जी क्या है आजकल सहयोग, जैसे यूथ संसद बना है, यूथ पार्लियामेंट है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं युवाओं के विचार लिए जाते हैं, तो इसे सहयोगात्मक कहा जाता है। ओके, और कहीं ना कहीं सहयोगात्मक दिखता भी है, पूर्ण रूप से सहयोगात्मक तो है नहीं, है ना। तो इन्होंने यही बात की है कि यार जो सत्ता की राजनीति है उसे हम लोग सहयोग में बदलने की मांग करेंगे। ओके, अगला पॉइंट है उन्होंने सर्वोदय के गांधी के विचार का उपयोग सच्चे समाजवाद के विचार को विकसित किया। सच्चा समाजवाद क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो इनका जो विचार रहेगा, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि सच्चे समाजवाद के बारे में कौन बात करता है। सच्चे समाजवाद के बारे में जेपी नारायण बात करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखते हैं हम लोग आगे। सर्वोदय का अर्थ उत्थान, सभी का कल्याण, ये चीजें सारी चीजें हम लोग देख गए थे, है ना। गांधी द्वारा वर्ग सहयोग के विचार को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं टोटल रेगुलेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे। भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के मुद्दे पर बिहार आंदोलन शुरुआती एवं मध्य में 1970 के दौरान हुआ था। देश में चुनावी एवं प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए संपूर्ण क्रांति एवं संपूर्ण क्रांति के विचार को सामने रखा गया था। मतलब हर एक क्षेत्र में एक परिवर्तन करने के लिए संपूर्ण क्रांति के बारे में बात करते हैं। ओके, टोटल रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो टोटल रेगुलेशन क्या है, इसमें ये आते हैं पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, इकोनॉमिकल आर्थिक, आइडियोलॉजी विचार, एजुकेशन शिक्षा एवं कल्चर, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो टोटल रेगुलेशन 7 प्रकार की हैं, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ओके, ये चीजें क्लियर हैं कि कितने प्रकार की हैं टोटल रेगुलेशन, ये आपको याद रखना है। हो गया। चलिए वेरी गुड, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये इनकी 7 प्रकार की जो विचारधारा वो है क्रांति, तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। बिहार के पटना के गांधी, यस वेरी गुड विस्टी। तो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा विनोबा भावे द्वारा विकसित की गई थी, लेकिन जेपी नारायण ने इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलू को मूल रूप से इन सारे तत्वों को जोड़ दिया था, इसीलिए इसे इन्होंने संपूर्ण क्रांति। वैसे दी तो अवधारणा दी किसने थी, विनोबा भावे ने, लेकिन विकसित सही से किसने की, जेपी नारायण। यस यस करिश्मा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया में संघीय भागीदार, न्याय संगत एवं समृद्ध राष्ट्र के साथ एक सच्चा लोकतंत्र बनाएंगे।
अब सच्चा लोकतंत्र क्या है? तो सच्चा लोकतंत्र ही यही है कि संपूर्ण क्रांति। ओके, ये है सच्चा लोकतंत्र। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं के मूल्य तत्वों को शामिल करना, ये सारी चीजें संपूर्ण एवं सच्चा लोकतंत्र। ओके, उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा 7 क्रांति है, ये हमने आपको बताई दी है, तो आपको याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से क्रांति पूछ लेते हैं कि किस किस प्रकार की क्रांति थी। ओके, क्लियर। संपूर्ण क्रांति की उनकी अवधारणा में कमजोर एवं वंचित वर्गों जैसे किसान, श्रमिक आदि सभी लोग शामिल थे, और इसलिए भारत को लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना है। उन्होंने बताया था कि जो क्रांति रहेगी ना भारत की लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है? जिसमें हर एक दबा कुचला वर्ग, वंचित वर्ग भी शामिल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र। इसमें इनकी जो संपूर्ण क्रांति है उसमें भी सभी लोग शामिल थे। ओके, क्लियर। चलिए, संपूर्ण क्रांति का उनका सिद्धांत न केवल भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था, बल्कि भारतीय लोगों को नैतिक आध्यात्मिक रूप से पुनर्निर्माण, मतलब जो अपनी नैतिकता भूल गए हैं उनको भी नैतिक बनाना, जो अपनी आध्यात्मिकता भूल गए हैं, स्पिरिचुअलिटी के हमें दूसरों के प्रति भी वैसा ही सोचना चाहिए जैसे हम अपने प्रति सोचते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें भूल गए थे लोग, तो उनके लिए नैतिकता एवं आध्यात्मिक का पुनर्जन्म करना। क्लियर। अब आता है ट्रू डेमोक्रेसी क्या है, सच्चा लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सच्चा लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र की अपनी अवधारणा में उन्होंने राजनीति सत्ता अर्थात सत्ता की राजनीति जो पावर की होती है, और राज्य शक्ति राजकीय शक्ति पर लोक शक्ति अर्थात लोगों की शक्ति एवं लोक नीति लोगों की राजनीति को बदल देकर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नई संरचना एवं दृष्टिकोण की सिफारिश की। इसका थोड़ा समझ लीजिएगा। सच्चे लोकतंत्र में क्या होगा? उन्होंने कहा कि जो सच्चा लोकतंत्र है उसमें लोगों के बारे में सोचा जाए, लोगों के बारे में डिसीजन लिए जाए। आज का जो लोकतंत्र है वो भी लोगों को मानता है, जनता को सर्वोपरि मानता है, लेकिन आज जनता है सर्वोपरि? बताइए, आंसर दीजिए। जनता सर्वोपरि है? नहीं है। आज सत्ता सर्वोपरि है। जो चुनाव जीत जाता है फिर वो जैसे कानून बनाता है वैसे हम लोगों को मानने पड़ते हैं। राइट, यही है ना। तो आज लोगों का शासन नहीं है। अब उन्होंने जो लोकतंत्र और सच्चा लोकतंत्र में यही तो अंतर है। जो सच्चा लोकतंत्र रहेगा वो जनता को केंद्र में रखेगा, जनता की बात सुनेगा, अर्थात एक जनता लोगों की शक्ति होगी, ना कि सत्ता की राजनीति होगी। ओके, अगला पॉइंट है, उनका मानना था कि सच्चे लोकतंत्र का मॉडल सहयोग की भावना पर काम करेगा, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित रखेगा। ओके, इस पर काम करेगा एक सच्चा लोकतंत्र। क्लियर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। उनका सच्चा लोकतंत्र का मॉडल कैसा है? दल विहीन है, अर्थात वो किसी भी दल के प्रति नहीं बात करते। वो कहते हैं जो सच्चा लोकतंत्र होगा जिसमें कोई भी दल होगा, लेकिन दल कैसा होगा? दल विहीन होगा, मतलब सभी लोग एक सबके विकास की बात कर रहे होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, है ना। तो इनका याद रखिएगा, सच्चा लोकतंत्र का जो मॉडल रहेगा ट्रू एक डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी में दल विहीन होगा, अर्थात लोकतंत्र पर आधारित होगा, जो सर्वोदय पर आधारित समाजवादी कार्यक्रम को अंजाम देगा। ओके, दल विहीन। अगला है, सच्चे लोकतंत्र में राजनीतिक संरचना में स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना का नेटवर्क बात की। त्रिस्तरीय कैसा होगा? ऐसा होगा, और जिसमें नीचे सबसे नीचे क्या होगा? ग्राम सभा, फिर होगी ग्राम पंचायत, फिर होगा जिला स्तर। ओके, जिला परिषद, इन स्तर में बटी होगी। उनको हम लोग आगे देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। सच्चे लोकतंत्र में उनके मॉडल में उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए कोई भूमिका स्वीकार नहीं किया, अर्थात राजनीतिक दलों को उन्होंने खराब माना। ओके, तो उनका जो लोकतंत्र रहेगा किसका सपोर्ट करते हैं? दल विहीन का। अब ऐसे असेसन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है कि जेपी नारायण दल विहीन मॉडल को स्वीकार करते हैं,
नीचे दे देंगे सच्चा लोकतंत्र का मॉडल दल विहीन, या सच्चा लोकतंत्र लोगों की शक्ति है। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे एक दूसरे का कारण ये है, क्योंकि दल विहीन का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सच्चा लोकतंत्र लोगों का शासन है। ओके, उन्हीं के स्टूडेंट आज कास्ट की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार जी। देखिए गुड्डू, कभी भी ये नहीं कह सकते कौन व्यक्ति कैसा बदल जाए, इसलिए ये कहा जाता है कि राजनीति खराब होती है। कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? यही तो कहा, एक राजनीति सत्ता होती है ना। चलिए, अब अगला पॉइंट आता है, सच्चे लोकतंत्र को अपने मॉडल में उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए कोई भूमिका नहीं रखी है, और क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर लोगों के बीच संघर्ष पैदा करके समुदायों के बीच विखंडन की बात करते हैं। संघर्ष पैदा हो गया और फिर ये लोग बीच में क्या होंगे, समाज का विखंडन करेंगे, इसलिए हम लोग दल की बात करेंगे ही नहीं, उन्होंने ये बात रखी। ओके, अब इनके कुछ इंपोर्टेंट कोट्स हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कहते हैं, मेरी रुचि सत्ता हथियाने में नहीं बल्कि जनता द्वारा सत्ता पर नियंत्रण करने में। देखिए, कभी कभी क्या होता है, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे इनका काम ये था कि हम सच्चा लोकतंत्र लाएंगे जो जनता के अनुसार चलेगा, लेकिन सत्ता पर कभी नियंत्रण करने का इनका मूड ही नहीं था। ठीक है, दल विहीन, इसीलिए इन्होंने कहा था कि भाई हम दल विहीन ही रहेंगे। और सीधी सी बात, इन्होंने कहा था मेरी रुचि सत्ता हथियाने में नहीं है, सिर्फ मेरा काम इतना है कि मैं जनता द्वारा नियंत्रण करूँ सत्ता पर, क्योंकि जनता द्वारा नियंत्रण होगा तो वो सबकी भलाई में सोचेंगे, है ना। और कुछ ही लोगों द्वारा होगा तो वो नहीं सोचेंगे। जैसे मान लीजिएगा गुड्डू ने कहा कि सर इनके स्टूडेंट लालू एवं नीतीश यही कर रहे हैं कि सत्ता, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब वो लोग चुनाव में पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, तो लाएंगे कहाँ से, ये भी चीज तो याद रखनी है ना? कहीं ना कहीं। और जब वो थे जेपी नारायण जी, उन्होंने कभी ऐसी बात कही है? उन्होंने पैसा तो खर्च किया नहीं, लोगों को बदलने की बात की है, शिक्षा। तो आजकल लोग क्या चाहते हैं कि हमको जल्दी से सक्सेस मिले और जल्दी से हम लोग काम करें। ठीक है, मतलब पैसा दें, चुनाव जीते और उसके बाद पैसा, ढेर सारा पैसा कमाया जाए, राइट, है ना। चलिए, कास्ट की राजनीति करते हैं, बिहार में हुआ कास्ट की राजनीति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप वास्तव में स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की परवाह करते हैं तो आप राजनीति के बिना कोई लोकतंत्र या उदार संस्था नहीं हो सकता। राजनीति की विकृतियों का एकमात्र सच्चा प्रतिकार अधिक राजनीति है और बेहतर राजनीति है, राजनीति का निषेध नहीं। वो कहते हैं अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हम ये नहीं, वो ये भी नहीं कहते हैं कि हम राजनीति का विरोध करते हैं, राजनीति को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम राजनीति को बेहतर करेंगे। और कैसे बेहतर करेंगे? एक सच्चाई से, सच्चा लोकतंत्र जिसमें लोगों का शासन है, उससे। तो आपको अब देखिए, कोड आपको एज इट इज याद नहीं होंगे, लेकिन आपको इन कथनों में कुछ एक कॉमन वर्ड देखना होगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये माइंड में छपे रहे। जैसे जनता द्वारा सत्ता पर नियंत्रण की बात कौन करता है? सिर्फ जेपी नारायण करते हैं और किसी भी थिंकर ने नहीं की, क्योंकि हम लोग वही थिंकर पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और वही पूछेगा एनटीए जो हमारे सिलेबस में है। तो जनता द्वारा सत्ता पर नियंत्रण किसी और थिंकर ने नहीं कहा है। अब इसकी भाषा अगर मैनिपुलेट की कर देता है एनटीए, तो आपको सिर्फ इतना तो याद रखना है कि जनता द्वारा सत्ता पर नियंत्रण की बात करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगला देख लेते हैं हम लोग। वास्तव में स्वतंत्रता की परवाह करना, ये इनका कॉमन वर्ड हो गया, है ना। राजनीति की विकृतियों का एकमात्र सच्चा प्रतिकार अधिक राजनीति है, ये हो गया इनका, है ना। अगला है मानव खुशी को बढ़ावा देने के बारे में सच्ची राजनीति आती है। तो एक ट्रू पॉलिटिक्स के बारे में ये बात करते हैं, सच्ची राजनीति। तो मानव की खुशी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग सच्ची राजनीति पर काम करेंगे। ओके, क्लियर? सच्चा लोकतंत्र की बात भी अभी तक यही निकली। यस, सच्चे लोकतंत्र की भी बात यही करते हैं। ओके,
यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला एंड लास्ट है ये कोट, शक्ति के बिना लोकतंत्र को सुरक्षित और मजबूत नहीं किया जा सकता है। शक्ति और लोकतंत्र दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई भी दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ओके, तो दोनों एक दूसरे से परिचित हैं और दोनों एक दूसरे के बिना जीवित भी नहीं रह सकते हैं। ओके, शक्ति और लोकतंत्र क्या है? एक सिक्के के दो पहलू। ओके, याद रखिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आपको आंसर देना है। इनके अंबेडकर के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, गांधी के बारे में पढ़ चुके हैं और जेपी नारायण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये आंसर मिला दीजिएगा। कुछ इनकी रचनाएं हैं और यहाँ सामने थिंकर है। तो इंडियन होम रूल लीग के बारे में कौन बात करता है? सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स एंड नेशनलिज्म के बारे में बात कौन करता है? ये रहा आपके सामने प्रश्न, आंसर कीजिए बस। साक्षी का आंसर आया सी, निर्मला सी, और कोई? पंकज सी, गुड्डू सी। चलिए, सभी का आंसर सी है ना? देख लेते हैं आंसर। आंसर सी ही है। अगर आपको जैसे बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स की पुस्तक पता है तो अम्बेडकर है, बाकी सब एलिमिनेट कर दीजिएगा। आ गया? समय बचा, एक ऑप्शन से आपका पूरा क्वेश्चन सही हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में ये ट्रिक अप्लाई करनी है, एलिमिनेट करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। 2 नंबर आपके तुरंत झट से सही हो जाएंगे। हो गए? ठीक है, ओके, वेरी गुड सभी को, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असेसन रीजन, तो इसे थोड़ा देख लीजिएगा। जेपी नारायण की लोकतंत्र की अवधारणा समाजवाद और सामाजिक क्रांति का एक संयोजन है। कारण में उन्होंने दिया है, उन्होंने समाजवाद के लोकतांत्रिक स्वरूप की वकालत की है। चलिए आंसर कीजिए। उन्होंने समाजवाद के लोकतांत्रिक रूप की वकालत की है। जेपी नारायण की लोकतंत्र की अवधारणा समाजवाद और सामाजिक क्रांति का एक संयोजन है। कारण में दिया उन्होंने उन्होंने समाजवाद के लोकतांत्रिक स्वरूप की वकालत की है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड, ए है इसका भी आंसर। अब जेपी नारायण ने लोकतंत्र की अवधारणा की बात की है, समाजवाद एवं सामाजिक क्रांति का संयोजन भी है उसमें, है ना? और उनका जो समाजवाद के लोकतांत्रिक स्वरूप की वकालत भी की है। ओके, क्योंकि उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्वरूप की वकालत की। तो इसका आंसर आपको कैसे? देखिए, दोनों पहले पढ़िए, दोनों सही है। अब दोनों सही हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक व्याख्या करता है एक नहीं। अब ये कैसे हम लोग देखेंगे? तो इसमें भाई का आंसर ढूंढिएगा, क्योंकि उन्होंने समाजवाद के लोकतांत्रिक रूप की वकालत की है, तो आपका सही हो जाएगा एक। ओके, चलिए, वेरी गुड। ये चीजें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, और उसके बाद हम लोग ये सेशन समाप्त करेंगे। फिर हम लोग हो सकता है 25 को मिलेंगे। ओके, तो याद रखिएगा। अब हम लोग आज शाम वाली क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसा भी हुआ आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। ओके, और अब हम लोग 25 या 26 को मिलेंगे। और जब तक के लिए आप लोग सभी लोग अपना रिवीजन करें, और जिन स्टूडेंटों की पिछली क्लासेस छूट चुकी हैं उनको आप लोग कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गुड्डू, जैसे ही हम फ्री होंगे तुरंत हम क्वेश्चन करेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है।
यस, लोकतांत्रिक समाजवादी कहेंगे। समाज सप्त क्रांति का सिद्धांत कौन दिया है? इतने जल्दी मत भागो करिश्मा। सप्त क्रांति के बारे, सॉरी निर्मला, सप्त क्रांति के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। सर फर्स्ट पेपर के लिए पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक बता दीजिएगा। पीवाईक्यू के लिए हिंदी मीडियम है ना करिश्मा आपका? एक यूथ कंपटीशन आता है, यूथ पब्लिकेशन, यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन आता है, उसे ले लीजिएगा, वो अच्छा है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेन। ओके, यस, सच्चा समाजवादी सच्चा लोकतंत्र। मोस्ट वेलकम गुड्डू। हाँ, वो दोनों लैंग्वेज में आती है। ओके, यूथ कंपटीशन, यूथ पब्लिकेशन का जो आता है, इलाहाबाद का है वो पब्लिकेशन, उसमें दोनों लैंग्वेज में आता है। ओके, क्योंकि दोनों लैंग्वेज पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर में, खास तौर से, है ना। चलिए, अब किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, और इस क्लास के अभी नोट्स में तुरंत ही अपलोड कर देता हूँ। ओके, वेरी गुड पंकज, जाइएगा महाराष्ट्र और खोजबीन करके लाइएगा कि अंबेडकर महाराष्ट्र में जन्मे थे कि नहीं। ओके चलिए। हाँ, फर्स्ट पेपर के पीवाईक्यू के लिए यूथ कंपटीशन, यूथ पब्लिकेशन आता है। ठीक है, लोकतंत्र होगा जो जनता के अनुसार होगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल से। कल नहीं मिलेंगे हम लोग, मिलेंगे 25 या 26 में। ओके, ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू, मोस्ट वेलकम अंजलि, मोस्ट वेलकम निर्मला, मोस्ट वेलकम पंकज। चलिए, अब 2 दिन बाद मिलेंगे, पता नहीं कैसे, है ना। चलिए, अच्छा, हम भी मिस करेंगे आप लोगों को 2 दिन, है ना। चलिए, बाय बाय।